மாதங்களுக்கு 200 யூனிட்கள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் ஆணையிட்டுள்ளார். उन्होंने जो घोषणा की है वो बिल्कुल ठीक है। आप औपचारिकता के साथ में मेरे से बात भी कर रहे थे कि भाई जब इस देश में पब्लिक के बीच ले जाकर के इनामता या मनोबल बढ़ाने के लिए आप फीस माफी कर देते हैं, आप बच्चों के लिए साइकिल भी बांटते हैं, आप बच्चों के लिए कंप्यूटर भी देते हैं, आप मोटरसाइकिल भी मोपेड भी देते हैं, तो जब इस तरह की सुविधा दी जा सकती है तो फिर दवाई फ्री क्यों नहीं दी जा सकती? 67 साल के बाद किसी ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है जिसको कलाकार के रूप में वो बहुत पॉपुलर है, वो ठीक है, एक राजनीति के तौर पर इस लायक थे तो सही, अभी भी मनोबल तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन विजय की चीफ मिनिस्टर पद के लिए विजय हुई। तो ऐसी जीत पर, ऐसे चीफ मिनिस्टर बनने पर आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतीय समाज को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। மாதங்களுக்கு 200 யூனிட்கள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் ஆணையிட்டுள்ளார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தும் பொருட்டு தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு யுத்திகளை முதன்மை மற்றும் ஒற்றை இலக்கை கொண்டு செயல்பட मैमेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, विजय थलापति धमाल मचा दिया है, पूरा गर्दा उड़ा दिया है। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि एक जो एक्टर है स्टार से आज जो राजनेता बन चुका है। आज उसी पे मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। जो हमारे जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो अक्सर हमें समय दे देते हैं। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी, उनसे समझूँ कि आखिर उनका विजय को कैसे देता है। सर, सबसे पहले आपको विजय थलापति की जीत का आपको हार्दिक बधाई सर। मेरी तरफ से भी और आपके लोकप्रिय चैनल बहुजन समय के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आए, सभी लोगों को जो सब विजय जी के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनने पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसका भी आधार है कि भी पहली बार तमिलनाडु और उससे पहले जो यही स्टेट केरला और ये सब होता था, 67 साल के बाद किसी ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है जिसको कलाकार के रूप में वो बहुत पॉपुलर है, वो ठीक है, एक राजनीति के तौर पर इस लायक थे तो सही, अभी भी मनोबल तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन विजय की चीफ मिनिस्टर पद के लिए विजय हुई। तो ऐसी जीत पर, ऐसे चीफ मिनिस्टर बनने पर आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बहुजन समाज, सर्व समाज और टोटल सब समाज में सारे आ गए, लेकिन पूरे भारतीय समाज को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। विजय थलापति का पूरा नाम है चंद्रशेखर जोसेफ विजय। आप उन्हें फिल्म स्टार के नाम से जानते हैं या राजनेता के नाम से जानते हैं? देखिएगा, लगभग 2-3 साल पहले क्या अगर उनके जीवन की बात करें तो केवल मात्र कलाकार, तमिल फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर, अच्छा जो आज कहीं सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, तो वो सब उनकी कलाकारी की मेहनत है, उसी से अर्जित है। और जो आज स्वरूप हुआ है वो और विचित्र है। तो मैं आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उनको बेस्ट एक्टर और आज का बेस्ट पॉलिटिशियन मानता हूँ। क्या आपने उनका फिल्म देखा है? उनका फिल्म तो तमिल में है। हाँ, फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो हाव भाव स्वभाव हुआ करता है, दूसरी भाषा में फिल्म चलती है, लेकिन एक्टर का जो स्वभाव होता है, बात करने का तरीका होता है, एग्रेसिव है या दूसरा लवश है,
उस तरह के उसमें सब समझ जाते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ आपके से कि चाहे वो उड़ीसा है, चाहे ये तमिलनाडु रहा, केरला रहा, कर्नाटका रहा, और साउदर्न के जो प्रांत हैं उनकी भाषा, या बंगाल है, हम उनकी भाषा सीधी सीधी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाव भाव स्वभाव से सब समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, उनके फैंस उनको थलपति मतलब सेनापति के रूप में जानते हैं, कैसे आप उनको क्या कहेंगे सेनापति के रूप में? नहीं तो आज तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तमिल जो एक प्रांत है उसमें जो बहुत दूसरे वाला तबका है, उनके लिए तो सेनापति का ही काम किया है, क्योंकि वो तमिली लोगों से बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहे हैं, उनके हित की बात कही है, फिल्मों में भी इस तरह का उनका कथन रहे हैं। तो सेनापति जिनका हाव भाव स्वभाव कार्य जब ये सिद्ध कर देता है कि वास्तव में सेनापति का रोल वो कर रहे हैं, तभी तो उनको सेनापति कहा गया है। जी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उनकी पार्टी अभी 2 साल की है, 2 साल में वो अपने मेहनत से, अपने कार्यशैली से वो जो पूरा समाज को अपने फेवर में लिया और 108 सीट पर उन्होंने जीता, लेकिन 10 सीट की कमी से जो गवर्नर उनको करीब 4 दिन तक उनको दौड़ाया। इस कार्यशैली को गवर्नर का भूमिका कैसे देखते हैं आप? गवर्नर बीजेपी का है ना जी, धर्मिनिकल सिस्टम का आदमी है, और ये बात वो अपने में न रखें, अपने स्वभाव और व्यवहार पर रखें। देखें कि भाई जब वो संविधान कहता है कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं, अथवा जब केंद्र की सरकार बना तो जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद हैं, उनको देश का राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए और प्रांत का गवर्नर प्रांतीय सरकार बनाने के लिए न्योता देगा। ये संवैधानिक प्रावधान है। तो फिर उन्होंने 4 दिन तक क्यों उनको दौड़ाया, जब उनके पास 108 एमएलए हैं। भाई 118 की बात है तो 10 एमएलए की और बात है। तो जब उसमें प्रोविज़न है संविधान में कि भाई आगे चल करके वो अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे, लेकिन इसके पीछे मेरा जो मतलब संदेह है, जो अविश्वास है इन लोगों पर, वो ये है कि ये लोग ये चाहते थे कि जो सब विजय के जो जितने एमएलए हैं उनमें से भी तोड़ फोड़ करके फिर वही उसी तरह की वहाँ की सरकार बना दी जाए। जी, इसलिए उनको परेशान। सर, आप एक वकील के नाते आपसे समझने के लिए आया हूँ कि जिस तरह से आज विजय के साथ ये हुआ, अगर आज में उल्टा बीजेपी का ऐसा अगर 108 विधायक होते तो क्या इसी तरह से उनको 4 बार आना पड़ता? ना ना ना, वो तो इस ताक में रहते, अब तक खरीद लेते दूसरे से। और अभी भी ये प्रयास किया गया है ना, वहाँ पर जो पार्टी के विधायक थे उन पर नज़र डाली गई है। जब ये फेल हो गए हैं तब जा करके विजय जी को न्योता दिया है, आसानी से नहीं दिया है। इसीलिए तो जो मतलब बहुत सारे सवाल सी के विजय चंद्रशेखरन के उसमें जाते हैं कि उन्होंने एक उस तरह का काम किया है कि 67 साल के इतिहास में सबसे पहला नज़र आता है। और वो काम भी उस नेचर का है कि उनको आज बेहतर नेता मानने के लिए हर भारतवासी मजबूर हो जाता है। सर, जिस तरह से विजय को विजय मिल चुका है, तो क्या लगता है कि उनकी कुर्सी 5 साल चलेगी या बीजेपी झोल मोल करेगी? मैंने तो अपना संदेह व्यक्त किया कि वो तो अभी तोड़ फोड़ करना चाहते थे, वो तो पेश नहीं पड़ी है इनकी। और ये खतरे तो बरकरार हैं, ये खतरे बरकरार हैं, लेकिन वो काबिल हैं और मानसिकता से काबिल हैं, विद्वान हैं। वो अपना पार्टी को भी कंट्रोल में रखेंगे, और जो दूसरी पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है, बिना शर्त के समर्थन दिया है, उनको भी उसी तरीके से अपने साथ जोड़ करके रखेंगे और सरकार चलाएंगे। क्या सर आपको लगता है कि जिस तरह से विजय सीएम बने हैं और उनको आसानी से कुर्सी
चला पाएंगे, या अभी अभिनेता से नेता बने हैं तो अभी उनके अंदर कुछ कमी है कि नेता में क्या चालाकी होता है, नेता में तो अभिनेता में तो चालाकी नहीं होती, तो क्या लग रहा है कि वो अपराध को है? मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ कि अभी उनमें कुछ कमी है। उन्होंने 108 एमएलए जिताए हैं, वो ठीक है कि बहुमत से 10 काम है, तो और किसी को भी नहीं मिला है बहुमत। तो वो समाज से अपने प्रांत में इस तरीके से जुड़े हैं और उन्होंने इस तरह के कॉमन कोर्स के वादे इरादे किए हैं पब्लिक से और विशेषकर महिलाओं से कि भाई उनको 2,500 रुपये महीने में पेंशन दूंगा, 6 में सिलेंडर दे दूंगा और जो दूसरे काम रुके हुए हैं उनको मैं पूरा करूंगा। और इस सबसे पहले, ये तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद की बात होगी, या उसमें इलेक्शन के दौरान जब प्रचार चला था उस दौरान के वादे इरादे हो गए, इलेक्शन मैनिफेस्टो का बात हो गया उनका। लेकिन उससे पहले वो समाज से ऐसे जुड़े रहे हैं कि चाहे तो किसी तरह की समस्या है उसको हल किया है, चाहे कहीं जैसे ब्लड कलेक्शन का कैंप लगते हैं, जनता तक आदमी पहुंचता है, उस तरह के काम किए हैं। और जो साधारण तरीके की जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण दे करके वो पब्लिक तक पहुंचे हैं, तो परिपक्व वो हैं। रह गई बात ये कि ये काम क्या राजनीति फिल्मों में नहीं दर्शाई जाती है, तो राजनेता के लक्षण तो उस दौरान भी उनका प्रदर्शन करना पड़ता है फिल्म में भी। तो इस तरीके से मेरा पूर्णतः विश्वास है कि चाहे उनके पीछे ये सारे मनवादी लग जाए, लेकिन वो अपने योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर और समाज में पकड़ के आधार पर वो 5 साल पूरा करेंगे। और मेरी बात सुनिएगा, कहने में बड़ा कड़वा है कि क्या ये सारे प्रयास नहीं किए उनको फेल करने के? अगर परिपक्व न होते तो उनको समर्थन नहीं मिल पाता। परिपक्व हैं और उन लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया है, तो ऐसे नहीं है, वो परिपक्वता है। लेकिन जो एक उम्र का वो है भाई, 1974 जो पैदाइश है, 26 और 26 51-52 साल के हैं वो, तो प्रौढ़ अवस्था में तो वैसे भी चल दिए। और जो सीखने की बात है, और फिर एक और बात है, उनके जो आदर्श उन्होंने अपने जिनको आदर्श माना है वो लोग भी परिपक्व रहे हैं, कलाकारी में भी, फिल्म आर्टिस्ट भी रहे हैं और तमिलनाडु के नेता भी रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। सर, विजय थलापति जैसा ही शपथ उन्होंने लिया 10 मिनट में 3 घोषणा उन्होंने पास कर दिया। कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री, और जो ड्रग्स प्रॉब्लम है वो महिलाओं का सुरक्षा उन्होंने तुरंत ही घोषणा की। इस बात को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने जो घोषणा की है वो बिल्कुल ठीक है। आप औपचारिकता के साथ में मेरे से बात भी कर रहे थे कि भाई जब इस देश में पब्लिक के बीच ले जाकर के इनामता या मनोबल बढ़ाने के लिए आप फीस माफी कर देते हैं, आप बच्चों के लिए साइकिल भी बांटते हैं, आप बच्चों के लिए कंप्यूटर भी देते हैं, आप मोटरसाइकिल भी, मोपेड भी देते हैं, तो जब इस तरह की सुविधा दी जा सकती है तो फिर दवाई फ्री क्यों नहीं दी जा सकती? दवाई की तो कभी कभी जरूरत पड़ेगी ना, कोई मरीज होगा तभी तो जरूरत पड़ेगी। तो जो सरकार का, इवन देन स्टेट का ही नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसकी भी जब जिम्मेदारी है कि भाई चिकित्सा की बात, स्वास्थ्य की बात, तो वहाँ पर दवाई की कंसेप्ट आती है। और वो तो 1 नंबर के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की वो शपथ लेने के साथ ही और घोषणा कर दी कि दवाई वगैरह फ्री में। सर, पहली बार मैं देखा हूँ कि विजय जी जब शपथ ले रहे थे तो बाबा साहब के स्टाइल में कोट पैंट में उन्होंने शपथ लिया। इस स्टाइल को क्या कैसे देते हैं? क्या वाकई में बाबा साहब का जो विचारधारा भी फैलाएंगे या केवल वोट लेने का ये भी अन्य नेता की तरह इनका चाल है? बाबा साहब भी विजय जी के लिए एक आदर्श है। लोकतंत्र की बात उन्होंने कही है, जो बाबा साहब करके गए हैं, संविधान में लिख करके गए हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात कही है विजय जी ने, जो बाबा साहब संविधान में लिख करके गए हैं। उन्होंने और जनता के हितों की बात कही है,
संवैधानिक अधिकार दे करके। तो विजय जी ने वही बात कही। इसका मतलब हुआ मेरी समझ से कि विजय जी बाबा साहेब के 100% अनुयायी हैं और बाबा साहेब के संविधान के मुताबिक जो जनता का कल्याण होना सुनिश्चित है उसको वो प्रभावी रूप से लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो बाबा साहेब के अनुयायी मुझे प्रतीत होते हैं। और जब उन्होंने बाबा साहेब के सिद्धांत को ले लिया तो इसका मतलब बाबा साहेब उनके लिए आदर्श है। सर, मैं साउथ में तमिलनाडु में बीजेपी और अन्य पार्टियां कोई भी वहां पर ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, तो क्या ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? देखिएगा, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, ब्राह्मणों को बीजेपी ने टिकट दिया होगा क्योंकि वो तो मनवादी पार्टी है। नहीं लेकिन दिया यदि सर, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। तो वहाँ जब प्रमाण नहीं मिल रहा है तो वो तो दूसरों ने भी नहीं दिए हैं। हाँ। लेकिन पहले डीएमके क्या है, हाँ। डीएमके की जो मतलब तह में जाएंगे तो सब कुछ वही तो मिलेगा। लेकिन विजय जी ने तो स्पष्ट कहा है कि बीजेपी के हम घोर विरोधी हैं और बीजेपी के कोई वैसे नहीं, बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा के हम घोर विरोधी हैं और जो इन्हीं के दूसरे दल भी जो अनुयायी हैं उसी तरह की विचारधारा रखते हैं, मैं उनका भी विरोधी हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँ कि विजय जी जिसको हराया स्टालिन, उनको हराने के बावजूद वो जाके स्टालिन से मिलते हैं, उनको चादर चढ़ाते हैं, कैसे देखते हैं इनका ये कार्यशैली? इसीलिए तो आपके बात का पहले वाले सवाल का जवाब आपके ही अब इस प्रश्न में मिल गया कि वो परिपक्व हैं राजनीति में, कि भाई उनको हराया है। और विजय जी से भी बढ़िया सोच के मुझे स्टालिन भी नजर आए क्या कि अगर कोई विरोधी मेरे पास आया है तो मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और उन्होंने समर्थन भी दे दिया है। स्टालिन के 2 विधायक दिए हैं ना उन्होंने, तो वो किस लिए दिए हैं? नहीं तो वो तो घोर विरोधी हैं आपस में। पार्टी के केवल मात्र राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो, लेकिन ना, राजनीति ही सर्वोपरि नहीं है, ऊपर है लेकिन सबसे ऊपर वो चीज़ नहीं है। एक भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, वो भी सबसे ऊपर है। इसलिए उसी थ्योरी के तहत स्टालिन साहब ने वो दे करके बिल्कुल उनको और पक्का कर दिया है कि वो 5 साल सरकार चलाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस, अब मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी चाहे बंगाल हो चाहे जहाँ की हो अपनी सरकार बना लिया, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन केरल में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। क्या कांग्रेस की कमजोरी है? वो स्वाभाविक है कि हम चुनाव जीतने के बाद भी हम अपना नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो ये तो प्राकृतिक व्यवस्था का सत्य है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है और फैसला लेने में भी सक्षम नहीं है। क्या कांग्रेस स्टालिन के पेट में छुरा घोंपा है, वो बीए के साथ जाके मिल गए? नहीं, यहाँ पर ये बात ये चर्चा हो रही है सर। वो ठीक है, चर्चा तो इसलिए हो रही होगी कि भाई उन्होंने समर्थन दिया और उधर जो तालमेल वाले लोग हैं, तो जब समर्थन दिया है तो दूसरे को बुरा लगेगा, उस पर चर्चा करना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर विजय जी की सरकार बनाना आवश्यक था, परिवर्तन जनता ने चाहा, वहाँ के बहन बेटियों ने चाहा, और वो परिवर्तन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्णतः सिद्ध हो गया कि हाँ भाई, हम परिवर्तित सरकार चाहते थे, सरकार पहले वाली को बदलना चाहते थे, हमने वो बदल दी है और वो सरकार हमारे हित में काम करे। सर, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है, बधाई हो। कैसी बधाई? सारा जमाना चीख रहा है कि बीजेपी के लोगों ने बेईमानी की है। जहाँ ये ईवीएम रखी गई वहाँ पर भी हाउलर हुआ, झगड़ा फसाद हुआ है। और फिर जो मेरी तरह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ पर कानूनी दावपेच की बात कही है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ, मैं सीधा सीधा तो उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन लक्षण प्रतीत हुआ करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ही सर्वे सर्वा नहीं है। अगर सरेआम अगर इलेक्शन कमीशन कोई बेईमाना कर रहा है, उसकी मजबूरी वो जाने, लेकिन कानूनी उसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है देश में, तो फिर उनको टोकना टाकना चाहिए था। जब वहाँ पर
ये इस यहाँ पर भी लागू हो रहा है, तमिलनाडु में भी, और पहले उसमें बंगाल पर भी, कि जब सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस तरह की टिप्पणी की है कि शाम तक 24 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जी? मैं माननीय कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, तो क्या ठीक हो जाएगा ये भी तो स्पष्ट कर देना चाहिए था। अब वहाँ पर झगड़ा फसाद अभी भी चल रहा है, हत्याएं वहाँ पर हो रही हैं, तो उनमें कोई तो मर रहा होगा, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। और कभी कभी एक डायलॉग है शुद्ध देसी भाषा का कि सांडों की लड़ाई में झूनों का नुकसान हो जाता है, कि जो मजबूत लड़ते हैं, इतने बड़े वहाँ पर सीन बन रहे हैं मर्डर के, सीधे मर्डर के, तो फिर उनमें कोई बेचारा निर्दोष भी शिकार हो जाता है। इसलिए जहाँ बंगाल की बात है या तमिलनाडु की बात है, तो बीजेपी की जीत ईमानदारी की जीत नहीं जी है। और जब ईमानदारी की जीत नहीं है तो उस पर फिर कैसी मुबारकबाद? जी। मुबारकबाद विजय जी को बनती है, जी। उन्होंने संघर्ष के साथ में जीता है, जी। विजय हासिल की है। सर मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जो बंगाल में बीजेपी जीती है वो हिंदू की जीत है? ना, मैं बात यही समझ में नहीं आती कि आरएसएस और बीजेपी का आखिरकार मकसद क्या है। शुरू में हिंदू खतरे में है, अरे भाई संविधान आपके पास है, सारे अधिकार आपके पास हैं। जब आपके कार्यकर्ता रेप करते हैं, आपके कार्यकर्ता झगड़ा फसाद करते हैं, आपके कार्यकर्ता मर्डर केसेस में अरेस्ट हुए हैं, तो फिर उसमें आपको सोचना चाहिए। हाँ, अगर बात मैं कहूँ तमिलनाडु की, तो पहला प्रांत है इस देश का जहाँ पर विदेश से भी जोसेफ विजय जी को उनके चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने पर शुभकामनाओं के संदेश आए हैं। और वो देश है, पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति उन्होंने ये संदेश उनको भेजा है उनके, और मुबारकबाद भेजी है उनके मुख्यमंत्री बनने पर विजय जी के। और उसके तो ऐसे अगर बंगाल में है तो फिर बंगाल वालों को भी कोई मुबारकबाद भेजता है, लेकिन अब तक के इस देश के इतिहास में बाहर के देशों ने किसी को मुबारकबाद भेजी नहीं है। तो फिर वहाँ बीजेपी ने साहब विजय हासिल कर ली। अब चोरी, हेरा फेरी, चीटिंग सारी कंसेप्ट लागू करके अगर कोई काम कर लिया तो उससे वहाँ की जनता तो सहमत नहीं है। चलो धन्यवाद सर, आपने बहुत आपको धन्यवाद, आपने समय दिया, और विजय का धन्यवाद दिया। आपसे निवेदन है विजय थालापति की जीत को, उनकी विजय को आप कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया में बताएं। हमारी बातचीत कैसे रही, एडवोकेट सुरेश चंद्रा की बात और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप एक छोटा सा कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मैं बहुजन समय, दिल्ली।